ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुबह हुई तो मुझे उस्ताद की आवाज आई, ज़ीशान सो रहे हो? मैंने कहा कोशिश तो रात भर रही है मगर कोई खास कामयाबी नहीं हुई। बोले अच्छा अपनी जरूरियात से फारिग हो जाओ क्योंकि दिन भर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मगर आप? बोले यकीनन मेरे लिए नीचे उतरना मुमकिन नहीं होगा। तो ये कि मेरे पास इस मकसद के लिए शॉपर मौजूद है, बस आपको थोड़ी जहमत करना पड़ेगी। बड़ी खुशी से ये कहकर मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरने से पहले मैंने अपना स्मॉल पैक और राइफल वहीं मचान पर छोड़ दी थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फजला जात को बड़ी एहतियात से जमीन में दबा दिया क्योंकि इससे दुश्मन को हमारी मौजूदगी का यकीन हो जाता और ये यकीन उनकी कोशिशों को तकवीत देने के साथ उन्हें मजीद चौकन्ना कर देता। वापस जाकर मैंने उस्ताद सादिक के शॉपर में बंद फजला जात को भी ठिकाने लगाया और फिर दरख्त पर चढ़कर खुद को मचान में छुपाने लगा। छुपने से पहले मुझे थोड़ा पानी दे देना, बाद में यकीनन हमें हरकत करने का मौका नहीं मिलेगा। जी सर कहकर मैंने स्मॉल पैक से वाटर बॉटल निकाली और उस्ताद सादिक से वाटर बॉटल लेकर आधा पानी उसमें मुंतकिल कर दिया। खुद को कैमोफ्लेज करके मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया था। पार्टियों को पेशकदमी करने का हुक्म दिया जा रहा था। आगे बढ़ें लेकिन एहतियात से। फायर करने से पहले ये बात मद्देनजर रहे कि चारों तरफ आपके अपने साथी मौजूद हैं। कोशिश यही करना कि दुश्मन जिंदा हाथ लगे। मैं उनकी बातें सुनने लगा मगर उस्ताद सादिक ने ज्यादा देर मुझे वॉकी टॉकी ऑन न रखने दिया। ज़ीशान बस वायरलेस सेट ऑफ कर दो, इसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। जी सर कहकर मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। 1.5-2 घंटे के बाद दुश्मन के चंद सिपाही हमारे करीब से गुजरते चले गए। वो आहिस्ता कदमों से आसपास का जायजा लेते हुए वहां से गुजरे थे। गाहे गाहे वो दरख्तों के ऊपर भी निगाह डाल लेते थे। मुझे उनके अंदाज में खौफ की झलक नजर आई। बिलाशुबा वो अंधी गोलियों का शिकार होने से खौफजदा थे। शाम तक वो वहीं घूमते रहे। मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती रही। रात को भी पार्टियों ने जंगल में डेरा डाला मगर हमारी मचान के करीब कोई पार्टी नहीं ठहरी थी। अंधेरा गहरा होते ही मैंने पहले तो नाइट विजन साइट लगाकर चारों जानिब किसी दुश्मन के न होने का यकीन किया और फिर वॉकी टॉकी की आवाज कम करके ऑन कर लिया। उनकी बातों से पता चला कि हर पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप का काम जंगल में घुसकर तलाशी लेना और दूसरे ग्रुप का काम जंगल का घेराव करना था। इसलिए घेरा डालने वाली पार्टी कल से अपनी अपनी जगह मौजूद थी और तलाशी के लिए मुख्तलिफ पार्टियां 3 अतराफ से जंगल में दाखिल हो चुकी थी, बल्कि अंधेरा छा जाने के बाद भी जंगल में ही थी। अलबत्ता अंधेरा छा जाने की वजह से पार्टियों को अपनी अपनी जगह पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया गया था। मेरे पास पानी खत्म हो गया है। मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा ही मायूसी भरी खबर से की। उस्ताद सादिक ने मुस्कुराकर कहा यही खबर मेरे पास भी है, मतलब अपनी आजमाइश शुरू हो गई है। वो इत्मीनान से बोला स्नाइपर की सारी जिंदगी ही आजमाइशों में घिरी होती है। वैसे पानी के बगैर इंसान कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका इन्हिसार तो इंसान की जिस्मानी हालत, इरादे, अल्लाह पाक की जात पर एतमाद और वापस लौटने की उम्मीद पर होता है। वैसे सुना यही है कि पानी के बगैर लोग महीना भर भी जिंदा रहे हैं। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला बहरहाल यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है। दरख्तों के सब्ज पत्ते पानी और खुराक दोनों की कमी को पूरा करने की खासियत रखते हैं। मैंने दबी आवाज में हंसते हुए कहा वैसे सर आप पहले भी मुख्तलिफ मिशन पर सरहद पार आ चुके हैं, क्या कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा? वो गहरी सोच में डूबता हुआ बोला मैं पहले मिशन में कामयाबी के करीब पहुंच गया था मगर मुझे अपने उस्ताद ने धोखा दे दिया। मैंने हैरानी से पूछा उस्ताद ने धोखा दे दिया? हाँ ज़ीशान, उस्ताद हाशिम मेरे साथ सीनियर था। हम दोनों एक ही झाड़ी में छुपे हदफ की आमद के मुंतजिर थे। हदफ के नजर आते ही उस्ताद के हुक्म पर मैंने गोली चलाई जो हदफ के माथे पर लगी। दुश्मन की तादाद काफी ज्यादा थी और हमारी बदकिस्मती के दुश्मन को हमारी जगह के बारे में अंदाजा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने मुझे वहां से फरार होने का कहा और मेरी स्नाइपर राइफल मुझसे ये कहकर ले ली कि उसकी राइफल फायर करने के काबिल नहीं रही। अपनी राइफल उसने मुझे पकड़ा दी थी। मैंने कहा उस्ताद जी आप भी चले ना। मेरे लहजे में ना तजुर्बाकारी बोल रही थी, वरना वहां से 2 आदमियों का एक साथ भागना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। पर यह बात उस्ताद हाशिम को अच्छी तरह मालूम थी। उसने कहा आप सीधे वहां पहुंचे जहां हमने गुज़श्ता शब गुजारी थी। वहां से पहले रुकने की कोशिश न करना और मेरी फिक्र भी न करना। मैं मरने वाला नहीं, मुझे एक दूसरा रास्ता मालूम है। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा वादा करता हूँ जिंदा रहूंगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूंगा।
कम से कम ये वजन तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। उसने अपना पिस्तौल, माँ, फालतू मैगजीन के और अपनी वाटर बॉटल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने तकरार करना चाही मगर उसने कता कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया और कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना, ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊंगा। उसकी तंबीह से पहले दुश्मन की जानिब से फायर के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। उसी वक्त हल्की सी ठक मेरी समात से टकराई और मुझे पता चला कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के इख्तिताम पर ढलान थी, वहां पहुंचकर बंदा यूं भी नजरों से ओझल हो जाता था। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता न हो। अब तो दुश्मन उस जानिब मुतवज्जे हो गया था और यकीनन हमारा ताक़ुब करके वो आसानी से हमें रास्ते में ही धर लेते। अलबत्ता अगर एक आदमी उनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे भगा दिया था। रास्ते में ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा रही कि उस्ताद हाशिम वहां से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था। उसने बड़े एतमाद से कहा था कि उसे एक दूसरा रास्ता मालूम है और मुझसे वादा भी किया था कि वो जिंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका मैंने झुककर दौड़ते हुए तय किया था मगर ढलान से उतरते ही मैं सीधा खड़ा होकर भाग पड़ा। इस नशेब में मैं अंधाधुंध होने वाले फायर से महफूज था। गुज़श्ता रात की पनाहगाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से करीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज गूंजती रही थी। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो एकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी खो में घुस गया और उस्ताद हाशिम का इंतजार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान सोचों में मुख्तलिफ ख्यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहां से कैसे फरार होगा, दुश्मन को कैसे चकमा देगा, कहीं दुश्मन उसका ताक़ुब करते हुए उस ठिकाने तक तो नहीं पहुंच जाएगा, और क्या मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हुआ हो कि उस्ताद हाशिम को फरार का जो रास्ता मालूम है वो किसी और समत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस कागज में स्नाइपर राइफल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि उसकी राइफल फायर के काबिल नहीं है। ये अलहदा बात कि वो खराबी उसके अपने हाथों की पैदा की हुई थी। राइफल की फायरिंग पिन कागज में बंद करके उसने मुझे वाज़े इशारा दिया था कि मुझे उसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूं कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है, लेकिन इस तरह कि अपने ज़ेरे कमान की जान को बचा गया था। उस वक्त मुझ पर खुद ब खुद उसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियां खुलती चली गईं। उसने अपनी राइफल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफल खराब है, लेकिन उसके साथ उस खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते हैं कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले करता है। उसने भी यही किया मगर मुझे शक भी न होने दिया। फिर उसने कहा कि मुझे दूसरा रास्ता मालूम है और वो दूसरा रास्ता एक ऐसी समत को जाता था जहां से लौटना मुमकिन नहीं। और फिर उसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद मरा नहीं करते। हाँ ज़ीशान, वो आज भी जिंदा है। मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। उसकी शहादत के बाद दुश्मन को खुद ब खुद यकीन आ गया था कि वो बदला ले चुके हैं, मगर जहां भी उस्ताद चाल चल गया था उसने मेरे हाथ से दुश्मन का खात्मा कराया था और मैं महफूज था। जहां भी दुश्मन को शिकस्त हुई थी मुझे शिद्दत से रोना आया और मैं उस धोखेबाज को याद करके रो पड़ा। वो मुझसे अच्छा निशानेबाज था, उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। जाने क्यों उसने एक बेहतरीन निशानेबाज को एक नए और ना तजुर्बाकार स्नाइपर के लिए कुर्बान कर दिया। यकीनन मैं उसे अकेला छोड़कर कभी न जाता अगर वो मुझे धोखे में न रखता। उसने कोई झूठ नहीं बोला मगर मुझे धोखा जरूर दिया था। आज तक इस धोखेबाज को नहीं भुला सका। उस्ताद सादिक की आवाज में शामिल दुख मेरी आंखें भी भिगो गया था। मैं बस खामोश बैठा उसके मोहतरम उस्ताद के मुताल्लिक सोचता रहा। कुछ बातें ऐसी थी कि उस्ताद सादिक ने मुझे नहीं बताई थी मगर मुझे खुद ब खुद उनका अंदाजा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने अपनी वाटर बॉटल और पिस्तौल ये कहकर उस्ताद सादिक के हवाले कर दी थी कि ये वजनी है, मगर असल वजह और थी। वो अपने हिस्से का पानी अपने शागिर्द के हवाले करना चाहता था। इसी तरह पिस्तौल और उसके इजाफी राउंड भी रास्ते में उस्ताद सादिक के काम आ सकते थे। रात को सोते हुए भी मेरी सोच में उस्ताद हाशिम अपने अनदेखे खदोखाल के साथ सरगर्दा रहा। सुबह सादिक को उठकर हमने अपनी फितरी जरूरियात को पूरा किया। आज मैं इन दरख्तों से ज्यादा दूर नहीं गया था। मलगजा उजाला होने से पहले हम कैमोफ्लाज होकर बैठ गए थे।
पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से अतराफ का जायजा लेकर वॉकी टॉकी सेट ऑन किया, मगर उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वॉकी टॉकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वॉकी टॉकी की आवाज को मध्यम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। ज्यादातर पार्टियां खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। थोड़ी देर उनकी बातें सुनने के बाद मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादिक ने पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादिक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर जारी रहे। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब्ज पत्तों पर गुजारना पड़ेगा? बोले, अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। मैंने हैरानी से पूछा, कैसे? बोले, चश्मे की जगह आपको मालूम है और एक स्नाइपर किसी तरह छुप कर हरकत करता है। ये जानने की जरूरत शायद आपको ना हो। मैंने कहा, मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बोले, अगर आप जख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये खतरा आपको ही मोल लेना पड़ेगा। मैं खिफ़त भरे लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। बोले, नहीं ज़ीशान, पानी लाने में वाकई बहुत ज्यादा खतरा है, मगर इसके बगैर चारा भी तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे किस वक्त निकलना चाहिए? मैं उस्ताद सादिक के दिल में कोई गलत फहमी पलते नहीं देख सकता था। बोले, दुश्मन रात के वक्त ज्यादा चौकन्ना होता है और घेरा डालने वाली पार्टियों के पास लाजमन थर्मल नाइट विजन होगा, और ये तो आपको मालूम है कि उसमें हरारत खारिज करने वाली अशिया बहुत जल्द नजर आती हैं और हर जानदार शय हरारत खारिज करती है। यहाँ आपको बताते चले कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 इक़साम आ चुकी हैं। पहली किस्म इंफ्रारेड के उसूल पर काम करती है, उसका दिखाव बहुत महदूद था, आजकल उसका इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। दूसरी किस्म उससे बेहतर है और रोशनी के उसूल पर काम करती है, यानी चांद सितारों की रोशनी को बढ़ाकर दिखाती है। और तीसरी जो सबसे बेहतर है, थर्मल इमेजिंग, वो हरारत के उसूल पर काम करती है। मैंने कहा, यानी मुझे अभी रवाना होना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक्त देखा, दिन के 1:30 बज रहे थे। बोले, बिल्कुल, घेरा डालने वाली पार्टी दिन को इतनी चौकन्नी नहीं होगी और मुझे उम्मीद है कि शुमाल की जानिब से आप बासानी निकल सकते हैं। उनका ज्यादा ध्यान मशरकी और जुनूबी समत में होगा। मैंने कहा, लेकिन तलाशी वाली पार्टियां तो चौकन्नी होंगी ना? मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई। तो फिर वो मुस्तफसर हुए। फिर ऐसा है कि सुबह सादिक के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। उस वक्त पहरेदार उमूमन सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं। गुड, उसने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैंने कहा, यानी आप मुझसे मुत्तफिक हैं? बोले, 100%। मैंने हैरानी से पूछा, तो अभी जाने के हक में क्यों दलाइल दे रहे थे? बोले, बस आपको जांचना था। मैंने कहा, शुक्र है मैं आपके मयार पर पूरा उतरा। बोले, उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को जांचते रहना होता है। मैं हंसा, वैसे दौरान ट्रेनिंग भी आपने काफी ख्वार किया था। बोले, हमारी वही सख्ती आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए हैं। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा सर, मगर उस्ताद सादिक ने जवाब देना जरूरी न समझा। मंसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को जी नहीं जा रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनी। उन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज्यादती और फिर आने वाले जां गुसल लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन रखा हुआ था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादिक ने आवाज दी, ज़ीशान। मैं चाबुक दस्ती से बोला, मैं तैयार हूँ सर, और दरख्त से नीचे उतर गया। इससे पहले मैं अतराफ का जायजा लेना नहीं भूला था। गो हमने कल से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को बढ़ाने का मूजिब बनता है, और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारी प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। उस्ताद सादिक ने मेरी जानिब मेरा स्मॉल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बॉटल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि ज्यादा पानी ला सको। मैंने इस बात में सर हिला दिया, ठीक है सर। तुलुए आफ्ताब से पहले पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादिक ने मुझे आखिरी नसीहत की और मैंने फी अमानिल्लाह सर कहकर अपनी राइफल कंधे से लटकाई। ग्लॉक 19 पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफल को असॉल्ट राइफल के तौर पर इस्तेमाल करना बेवकूफी है। हरकत करते हुए अच्छी साख्त का पिस्तौल स्नाइपर राइफल से कई गुना ज्यादा कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ निगाह उठाकर मैंने कुतबी सितारे को ढूंढा और फिर बाजू लंबा करके कुतबी सितारे से डिग्री लेने लगा। मैंने कुतबी सितारे से 12 डिग्री दाएं सफर करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपस के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाकफियत भी निहायत जरूरी है। अगर आपके लिए कंपस का इस्तेमाल और डिग्रियों का खटराग यकीनन एक नई चीज है, तो ये समझ लीजिए कि एक दायरे को 360 डिग्रीज में तकसीम किया जाता है। अगर एक आदमी कुतबी सितारे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए तो उसका रुख 0 या 360 डिग्री की तरफ होगा। मशरिक 90 डिग्री, जुनूब 180 डिग्री और मगरिब की समत 270 डिग्री पर वाक़ है। हर समत के दरमियान 90 डिग्री का फर्क है। कंपस पर ये तमाम डिग्रियां दर्ज होती हैं और किसी भी डिग्री पर सफर करने के लिए बस कंपस की सुई को मतलूबा डिग्री की तरफ करके चल पड़ना होता है। जबकि सितारों की मदद से सफर करने के लिए सितारों के तुलू और गुरूब होने का इल्म और आसमान पर मतलूबा सितारे की जगह का पता होना बहुत जरूरी होता है।
तमाम सितारों में फ़कत कुतबी सितारा ऐसा है जो अपनी जगह नहीं बदलता और हर वक्त कुतब शुमाली की तरफ चमकता रहता है। बाकी सितारे मशरिक से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होते हैं। अलबत्ता हर सितारे का रास्ता अलग अलग होता है। कोई जुनूब मशरिक से तुलू होता है तो कोई शुमाल मशरिक से और कोई ऐन मशरिक की समत से। मैंने चूंकि शुमाल की जानिब सफर करना था, इसलिए मुझे इतनी तगोदौ नहीं करनी पड़ी थी। बस कुतबी सितारे को देखा, हाथ की मदद से 12 डिग्री के फासले का अंदाजा किया और चल पड़ा। कुतबी सितारे के अलावा किसी दूसरे सितारे को समत बरकरार रखने के लिए ज्यादा देर नहीं चुना जा सकता, क्योंकि सितारों का अपना सफर जारी रहता है। इसलिए हर आधे घंटे के बाद पहले वाले सितारे को छोड़कर दूसरा चुनना पड़ता है। मैं गाहे गाहे नाइट विजन में भी झांक कर दाएं बाएं के इलाके को देख लेता। चलते वक्त हद्दुल वसा मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पाँव की आवाज पैदा न हो। गो इस तरह मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी, मगर कभी न पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत बेहतर था। रास्ते में मुझे दुश्मन की कोई पार्टी नजर न आई। यकीनन ज्यादातर पार्टियां मशरकी समत में खड़ी चट्टानों के सिलसिले के नजदीक घने जंगल में मौजूद थीं। दरख्तों का सिलसिला खत्म होने के करीब हुआ तो मेरी रफ्तार मजीद सुस्त हो गई और मैं करीबन रींग रींग कर आगे बढ़ने लगा। अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी अपने रुख से आहिस्ता आहिस्ता नकाब सरका रही थी। झाड़ियों की आखिरी लाइन के करीब मैं लेट गया। मेरे सामने वही खुश्क नाला था जिसे दुश्मन सफेद नाले के नाम से पुकारता था। इसी नाले की दूसरी जानिब मैंने दुश्मन के सुरेश नामी आदमी को हलाक किया था। मलगजे अंधेरे में मुझे दूर से 2 हयूले अपनी तरफ पड़ते नजर आए। उनके अंदाज से जाहिर था कि वो दोनों संतरी हैं। मैं वहीं दुबक कर लेटा रहा, जहाँ तक कि वो मेरे करीब से गुजरते चले गए। दोनों धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मौजूए सुखन घरेलू मसाइल और तनख्वाह की कमी थी। उनके चंद कदम आगे जाते ही मैं क्रॉलिंग करता हुआ खुश्क नाले से गुजरने लगा। गो ये रिस्क था। मुझे मुकम्मल तौर पर उनकी रूटीन से वाकिफ हुए बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वक्त की कमी ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया था। यूं भी इन दोनों संतरियों का बेपरवाहाना अंदाज इस बात का मजर था कि उन्हें मेरे इस समत आने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पीछे मुड़ने से पहले मैंने नाला उबूर कर लिया था। एक झाड़ी की आड़ लेकर मैंने नाले में निगाह दौड़ाई। पहले नजर आने वाले पहरेदार तो अभी तक नहीं पलटे थे, अलबत्ता वो जिस समत से आए थे उस तरफ से 2 और पहरेदार टहलते हुए आगे आ रहे थे। मैंने उस झाड़ी की आड़ में पीछे खिसकना शुरू कर दिया। अचानक मेरी समाज से किसी के कदमों की आवाज टकराई। वहीं दुबक कर मैंने आवाज की तरफ निगाह दौड़ाई। वो मेरे छुपने की जगह से 2 झाड़ियां पहले बैठ गया था। यकीनन वहां टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए सुबह दम जिसका जिधर मुंह होता वो चल पड़ता था। उसके फारिग होने तक मैं वहीं दुबका रहा। उसके वापस पलटते ही मैं रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। रोशनी की जारहियत बढ़ती जा रही थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेता वहां से दूर हो गया। तुलुए आफताब तक उस नाले से 400-500 मीटर दूर आ गया था। गो इस इलाके में खतरा कम था, मगर मैंने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा। एक मरहला तो बखैर आफियत गुजर गया था, अब पानी भरकर वापसी का मरहला बाकी था। वापसी के लिए मुझे लाजिमन रात का इंतजार करना पड़ता। मुझे उस्ताद सादिक का ख्याल आया। मैंने सोचा उस्ताद सादिक को आज का दिन भी प्यासा गुजारना पड़ेगा। अब मैं झुके झुके अंदाज में चल रहा था। नाले से चश्मे का फासला करीबन 3 किलोमीटर था। मैं आधे किलोमीटर का फासला तय कर चुका था और अब गोया 2.5 किलोमीटर का फासला बाकी था। लेकिन ये तमाम रास्ता मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल था, इसलिए कुदरती तौर पर मेरी रफ्तार सुस्त थी। मैं मजीद 100 मीटर आगे गया हूँगा कि अचानक मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। मैं चौंक कर पलटा और एक उभरी हुई चट्टान की आड़ में पीछे की जानिब नजरें दौड़ाने लगा। शायद मैं देख लिया गया हूँ। मेरे जहन में सबसे पहले यही सोच उभरी, मगर मैंने नफी में सर हिलाया और इस सोच को दूर झटका। अगर मैं नजर आ गया होता तो गोलियों का रुख मेरी जानिब होना चाहिए था। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर मंजर को मजीद करीब किया और ये देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा कि घेरे में मौजूद तमाम आदमी अपने अपने हथियार सौंते जंगल के अंदर की तरफ भाग रहे थे। अचानक मुझे वॉकी टॉकी का ख्याल आया और मैंने जल्दी से ऑन कर लिया। कोई शख्स चीख चीख कर अपने हलाक होने वाले 2 आदमियों की रिपोर्ट दे रहा था, जिन्हें किसी स्नाइपर की गोली ने लुकमाए अजल बना दिया था। उन्हें मोहतात रहने का मशवरा देकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को उसी समत इकट्ठा होने का हुक्म दे रहा था। उस्ताद सादिक, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने खुद कलामी करते हुए अपनी राइफल कंधे से उतार कर हाथ में थामी और टेलीस्कोप साइट का कवर उतार कर शिस्त लेने लगा। दुश्मन के नाले की अतराफ में मौजूद सिपाही मेरी रेंज में थे। एक बंदे का सर का निशाना लेकर मैंने बगैर किसी झिझक के ट्रिगर प्रेस कर दिया। ट्रिंच की आवाज ने मुझे बौखला दिया था। मैंने जल्दी से राइफल कॉक की, लेकिन मैगजीन खाली था और उसके साथ ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो मेरी राइफल नहीं है। मैंने जल्दी से स्मॉल पैक पीठ से उतारा और उसमें मौजूद फालतू राउंड निकालने के लिए अपना हाथ दाखिल किया, मगर मेरा हाथ नामुराद बाहर आया। उस्ताद सादिक ने स्टायर स्नाइपर राइफल की तमाम गोलियां निकाल ली थी।
और उनकी जगह अपना पिस्टल उसने मेरे झोले में रख छोड़ा था। उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे पानी लेने भेजा था, वरना कोई स्नाइपर पानी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया करता। वहाँ सब्जे की बहुतात थी, मगर आसानी से वो सब्जा खा पी कर पानी और खाने की जरूरत से बेफिक्र हो सकते थे। लेकिन वो जानता था कि हम ज्यादा देर इस दरख्त पर नहीं छुपे रह सकते और फिर अपने जख्मी पाँव के साथ उसका सफर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। यही सोचकर उसने मुझे तहफ्फुज देने का सोचा और उस पर अमल कर गुजरा। अचानक फायरिंग की आवाज में शिद्दत आ गई। दुश्मन को हदफ मिल गया था। दरख्त की टहनियां सिर्फ नजरी आड़ मुहैया कर सकती हैं, गोली रोकने की अहलियत नहीं रखती। वायरलेस सेट पर कोई चीखते हुए अपनी कामयाबी की रिपोर्ट कर रहा था और मेरे दिमाग में उस्ताद सादिक की गुफ्तगू गूंज रही थी। ये तो तुम जानते हो कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफल अपने जानशीन के हवाले किया करता है। उसने सुबह मेरे दरख्त से उतरते ही मेरी राइफल की जगह अपनी राइफल रख दी थी और मेरे स्मॉल पैक से स्टायर स्नाइपर के तमाम राउंड भी निकाल लिए थे ताकि मैं जोश में आकर दुश्मन पर फायर करना न शुरू कर दूं। अलबत्ता अपने उस्ताद हाशिम की तरह अपना पिस्तौल अपने जानशीन के हवाले करना वो नहीं भूला था। धोखेबाज उस्ताद का धोखेबाज शागिर्द। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया और मेरी आंखें भीगती चली गईं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।